हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम देखेंगे अनिका की स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा देर न करते, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। भूमिका की बात सुनकर निखिल कुछ समय के लिए असमंजस की स्थिति में आ जाता है। कुछ पलों तक उसकी तरफ देखता रहता है, उसके बाद उससे पूछता है, शॉर्ट में बताऊं या डिटेल में? भूमिका जवाब देती है, तुम मुझे शॉर्ट में बता दो, डिटेल में अपने आप पता कर लूंगी। निखिल कहता है, जो तुम नहीं जानती हो वह यह है कि मेरी एजेंसी भारत की सबसे बेहतरीन एजेंसी है, जो भारत की सिक्योरिटी गार्ड्स जो भारत को सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड कराती है। मेरा मतलब है कि हर फोर्स की हर विंग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हैकर तैयार करके देना मेरा काम है। उनके चुने हुए उन सिपाहियों को जो देश के अच्छे और काबिल हैकर हैं, उन्हें दी बेस्ट बनाने का काम मेरी एजेंसी का है। यह मेरे लिए आसान नहीं था। सिर्फ एक एजेंसी बना लेने से सरकार या फोर्स मुझ पर विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज के द्वारा आईपीएस बनकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अपनी योग्यता और देशभक्ति दोनों साबित की। इसके बाद काफी लंबी कहानी है और फिर कहीं जाकर यह जिम्मेदारी का काम मुझे मिला। यह सुनकर भूमिका गदगद हो जाती है। इस वक्त वह अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। बिना एक पल की देरी के वह अपनी दोनों बाहें खोलकर निखिल के गले में डाल देती है और कसकर उससे चिपक जाती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। भूमिका के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान थी, न जाने शर्म से या फिर खुशी से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। दूसरी तरफ निखिल ने भूमिका से इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। उसके मन में अगर कोई चाहत थी तो सिर्फ इतनी सी थी कि भूमिका उसे पूरी तरह से माफ करके अपना ले, लेकिन यह तो सोने पर सुहागा हो गया था। एक पल के लिए निखिल को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ ये सब क्या हुआ। वह सिर्फ उसे हल्के धक्के वह सिर्फ उसे हल्के धक्के को महसूस कर पाया, जिसकी वजह से उसका एक कदम पीछे हो गया था। एक पल के बाद भूमिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी दोनों बाहों में निखिल को कस लेता है। जिस पल का उसे सालों से इंतजार था वह अब आ गया था। वह भी अपनी आंखें बंद करके इस खूबसूरत पल में खो जाता है। काफी देर तक दोनों इसी स्थिति में रहते हैं। फिर भूमिका अपनी पकड़ ढीली करते हुए धीरे से पीछे हो जाती है। भूमिका खुद नहीं समझ पा रही थी कि अचानक से ऐसा भी क्या हो गया है कि वह अपने आप में बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बड़ा भारी बोझ उसके सिर पर रखा हुआ था जो अचानक से उतर गया। वही निखिल को भी ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि किसी आराध्या को अपना इष्ट मिल गया हो। उन्हें अपने आसपास की कोई सुध बुध नहीं थी। कुछ देर बाद जब दोनों को अपनी स्थिति का एहसास होता है तो भूमिका को ऐसा लगा जैसे कि उससे कुछ कदमों की दूरी पर कोई खड़ा है। जब भूमिका उस ओर देखती है तो अनिका और प्रीति दोनों वहां मौजूद थे, लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी की स्थिति भूमिका के लिए तब खड़ी हो जाती है जब वह देखती है कि उनके ठीक दो कदम पीछे रोहित भी खड़ा था। वह भी प्रीति और अनिका की ही तरह भूमिका की तरफ देख रहा था। यह सब देखकर निखिल एकदम से सामान्य था, लेकिन भूमिका समझ नहीं पाती कि वह अब कैसी प्रतिक्रिया दे। वह क्या बोले, क्या करे, कहाँ जाए जिससे कि ये वह इस स्थिति से बाहर आ सके। प्रीति भूमिका को छेड़ते हुए कहती है, क्या भूमिका दी, आप तो छुपी रुस्तम हो। दूसरों के बारे में सब खबर रखते हो लेकिन अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। लेकिन देखो, चोर पकड़ा गया। एक पुलिस वाले ही चोर है। अब हमें ये सब पता चल गया है, वह भी आपके बिना बताए। इससे पहले कि भूमिका प्रीति के छेड़ने का कोई प्रत्युत्तर देती, अनिका कहती है, अगर सिर्फ एक बार निखिल के साथ जाने से इतनी बड़ी समस्या हल हो सकती थी तो निखिल ने तुम्हें ले जाने में बहुत देर कर दी। फिर वह निखिल की तरफ देखकर कहती है, इतने बड़े हैकर को थोड़ी बहुत माइंड हैकिंग भी आनी चाहिए। क्यों प्रीति, तुम्हें क्या लगता है? अनिका के सवाल पर प्रीति झट से मुस्कुराकर जवाब देती है, बिल्कुल सही अनिका दी, यह आनी ही चाहिए। अब अनिका निखिल की तरफ देखकर आगे कहती है, तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था कि सारी समस्याओं को खत्म करने का यह सबसे आसान तरीका है। अनिका की बात पर निखिल सिर्फ हल्के में मुस्कुरा देता है और अपनी नजरें झुका लेता है। अब आगे रोहित बढ़ता है और निखिल का कंधा थपथपाता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, आई एम हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। अनिका और रोहित को यह समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती कि भूमिका इस वक्त क्या महसूस कर रही थी। भूमिका को सामान्य महसूस हो, इसलिए अब अनिका आगे बढ़ती है और बात को बदलते हुए भूमिका से कहती है, हमारे पास मारवा हाउस से निकलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, हमें अभी निकलना होगा। तुम दोनों चाहो तो जो भी जरूरी चीज अपने साथ लेना चाहते हो उसके लिए कुछ वक्त ले लो।
अब भूमिका को सारी बात याद आ जाती है। वह झट से अनिका से पूछती है क्या दमयंती देवी का कोई मैसेज आया है। इस बात पर अनिका रोहित की तरफ देखती है। अब रोहित दो पंक्तियों में भूमिका को जवाब देता है, दमयंती देवी का मैसेज छोड़ दो, आज वह खुद आने वाली है, तुम उसे लाइव देख लेना। ये सुनते ही भूमिका को एक तेज झटका लगता है। वह कहती है आज का दिन काफी तेज चल रहा है। इस पर रोहित कोई जवाब नहीं देता, लेकिन सभी की खामोशी देखकर प्रीति कहती है अभी तो रात बाकी है भूमिका दी। भूमिका चेहरे से प्रीति को तीखे हाव भाव देती है। बदले में प्रीति बजाय शांत होने के भूमिका को एक शरारती मुस्कान देती है। प्रीति की बात को सुनकर अब भूमिका कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। फिर अनिका से पूछती है हमें कितनी देर में निकलना है और कहाँ पहुँचना है। अनिका भूमि और निखिल को सारी डिटेल दे देती है और फिर अंत में कहती है हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों हमारे साथ आ रहे हो, अब छिपने की कोई जरूरत नहीं। फिर अनिका सभी की तरफ देखते हुए कहती है मैं बस अभी आई अपने खास मेहमानों को जरा अंतिम दो शब्द कह आऊं। इसके बाद अनिका बारी बारी निपुण और लच्छो के कैबिन में जाती है और दोनों के साथ एक ही बात को दोहराती है। वह इस पर उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। वे उन्हें बताती है तुम्हारा यहाँ से चलने का वक्त हो गया है, दमयंती देवी तुम्हारे बदले में सौदा करने के लिए तैयार है। इसके बाद अनिका मास्क से अपना चेहरा इस तरह कवर करती है कि सिर्फ उसकी आंखें दिखाई देती हैं, उसका माथा भी पूरी तरह से ढक जाता है। इसके बाद वह सिक्योरिटी गार्डों को उन्हें गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए इशारा करती है। जैसे ही अनिका और रोहित वहां से जाने लगते हैं, भूमिका अनिका को रोकते हुए कहती है लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि वह इन दोनों के बदले में क्या देने वाली है। मेरे पूछने का मतलब है कि तुम्हें कोई क्या दे सकता है। अनिका भूमिका का सवाल सुनकर पलटती है और मुस्कुराती है। फिर कहती है देखते हैं, बस इतना याद रखना कि हम सभी में से किसी को भी खरोच तक ना आए, चाहे उधर की पूरी पलटन को खत्म करना पड़ जाए। कुछ देर बाद सभी अपने अपने पसंदीदा हथियारों और गाड़ियों के साथ मारवा हाउस से निकल पड़ते हैं। सभी ने अपने साथ बेहतर से बेहतरीन जामगरी को लिया था। सभी ने इक्विपमेंट लगभग दुनिया में पाए जाने वाले दुर्लभ इक्विपमेंट थे, चाहे बात भूमिका की हो या निखिल की, प्रीति की हो या अब्दुल और चिराग की। आखिर किंग का कारवा सड़कों पर उतर आया था, जिन्हें समझ नहीं थी कि उनके लिए यह कारवा बेहद मनमोहक था और जो इसकी समझ रखते थे उनके लिए यह एक दिल दहला देने वाला था। वहीं दिल्ली से दूर वीराने में कुछ ही घंटों में सभी अपनी तय मंजिल पर पहुंच चुके थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां पर दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन और उड़ती हुई धूल थी। इस तरह को देखकर ही पता चलता था कि यहाँ कोई आता जाता नहीं था। एक और जहाँ रोहित और अनिका अपनी गाड़ियों में बैठे दमयंती देवी के इंतजार में बाहर का नजारा देख रहे थे, वहीं आसमान में मौजूद उनके एयरक्राफ्ट से उन्हें यह जानकारी मिलती है कि दमयंती देवी भी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच चुकी है। कुछ ही पलों में वह आमने सामने होगी। वही कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें दमयंती देवी का काफिला आंखों के सामने दिखाई देता है। यह काफिला आधुनिकता के मामले में किंग के काफिले से कुछ खास कम नहीं था। बड़ी बड़ी गाड़ियां और आधुनिक हथियार खामोश होकर यह बता रहे थे कि वह हर प्रति उत्तर के लिए तैयार हैं। दमयंती देवी एक बड़े साम्राज्य की रानी थी, उसके पास यह सब होना चुकाने वाला नहीं था। रोहित और अनिका इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं थे, इसलिए वह दोनों पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन अगर यह सब दमयंती के साथ नहीं होता तब जरूर हैरानी की बात होती। दमयंती देवी बिना डरे बिना झिझके गाड़ी से बाहर निकलती है। उसने भी अपने चेहरे को ढका हुआ था, केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके हाव भाव और आत्मविश्वास बता रहे थे कि वह ही दमयंती देवी है। उसकी स्त्री सिपाही उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लेती हैं। इन स्त्रियों में से एक थी रुद्रमा देवी, जिसकी वेशभूषा काफी स्त्रियों से अलग थी और वह दमयंती देवी के एकदम करीब खड़ी थी। आज ना तो दमयंती देवी ने परंपरागत वस्त्र धारण किए थे और ना ही उसकी स्त्री सिपाहियों ने। सभी पुरुष पोशाक में दिखाई दे रही थी। रुद्रमा देवी के बहुत मना करने पर भी आज दमयंती देवी अपने किले से बाहर निकल आई थी और खुद इस डील का नेतृत्व कर रही थी। उसके लिए लच्छो जिंदगी का वह महत्वपूर्ण पहलू था, जिसे फिर से हासिल करने के लिए वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, या फिर यह भी कहा जा सकता था कि इस मामले में वह किसी भी तरह का खतरा मोल उठाने के लिए तैयार नहीं थी। न चाहकर भी रुद्रमा देवी दमयंती देवी के साथ यहाँ तक चली आई थी ताकि किसी भी अनहोनी के आभास मात्र पर वह दमयंती देवी को रोक सके और उसे बचा सके। दमयंती देवी को सामने देखकर इधर अनिका भी बाहर निकल आती है। हमेशा की तरह अनिका ने आज भी काले रंग के स्किन टाइट आउटफिट को पहना हुआ था।
उसके ऊपर से लंबा काला कोट उसे किसी गैंगस्टर का लुक दे रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। काले रंग के मास्क के लगे होने की वजह से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। अनिका के बाहर आते ही बाकी गाड़ियों से सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी अपनी बंदूकों के साथ खड़े हो जाते हैं। वे जैसे ही अनिका को कवर देते हैं, अनिका अपने हाथ के इशारे से उन्हें यह घेरा बनाने से रोक देती है। सिक्योरिटी गार्ड उसके ठीक एकदम पीछे पंक्ति बनाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से तत्पर थे। दमयंती देवी की तरफ से जरा से भी हलचल भीषण मृत्यु तांडव को निमंत्रण दे सकती थी। दमयंती देवी और अनिका के बीच लगभग 100 मीटर की दूरी थी, लेकिन फिर भी अनिका को पहचानने में उसे जरा भी देर नहीं लगती। अनिका को अपनी आंखों के सामने देखकर दमयंती देवी की तरफ से आवाज आती है, तुम्हें जो चाहिए वह हम साथ लेकर आए हैं। अपनी शर्त के अनुसार वहां से हमारी एक लड़की को भेजो। इधर अनिका इशारा करती है तो उसकी तरफ से दमयंती देवी के लिए जवाब जाता है, सबूत दो कि तुम अपने साथ उसे लेकर आई हो। हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम उसे अपने साथ लाई हो। अगर तुम्हें हमारी तरफ से पहले चाहिए तो कम से कम तुम्हें अपनी तरफ से हमारी उस लड़की को दिखाना होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कल अपलोड करूंगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ।